इंडिया स्टूडेंट्स। मैं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं श्रीन एजुकेशन होम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। तो होमियोस्टेसिस होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि बेशक हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है उनको मेंटेन रखना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। तो बोर्ड पे मैंने आपके लिए बेस्ट डेफिनेशन लिख दी है स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो पहले है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के इंटरनल बॉडी कंडीशंस का इक्विलिब्रियम के ऊपर मेंटेन रखना डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद क्या करना है कि इंटरनल बॉडी कंडीशन को इक्विलिब्रियम के ऊपर मेंटेन रखना। ये क्या कहलाता है हमारे पास? होमियोस्टेसिस। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है। अगरचे आपके पास सराउंडिंग एयर टेम्परेचर में क्या आ रही होती है? वेरिएशन आ रही होती है। मतलब एयर टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल एयर टेम्परेचर चेंज होने के बावजूद जो ह्यूमन बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। उसके बाद है दूसरी एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ये भी आपके पास रिमेन्स 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कि हम जितनी मतलब खुराक जो वो वाली खुराक जो जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो जितनी मतलब खा लेना तो जो ग्लूकोज का लेवल होना ना पर लीटर वो इतना ही रहेगा 1 ग्राम। क्या बात कर रहा हूं कि हम जितनी भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा लें तो नो मैटर, लेकिन जो लेवल ऑफ ग्लूकोज रहना है ना वो पर लीटर कितना रहना है? 1 ग्राम रहना है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो स्टेबल कंडीशंस है ना, इंटरनल कंडीशन, वो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं इस होमियोस्टेसिस में जो अहम रोल प्ले करती हैं। पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है थर्मोरेगुलेशन, तीसरा है एक्सक्रीशन। तो अब हम जानते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। कि ऑस्मोरेगुलेशन होता है कि मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को, अमाउंट को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। जिस तरह बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड आपके पास ब्लड हो सकता है या फिर टिश्यू सेल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में की रोल प्ले करते हैं। पहला है हमारे पास ऑस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन। के ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्ले अ की रोल इन द ऑस्मोरेगुलेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन बॉडी ऑफ द सेल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन। दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है कि आपको पता है थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हर एक जो एंजाइम मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है वो एक स्पेसिफिक पीएच स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। वो वाला स्पेसिफिक टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? के एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब वो कहता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी तब्दीली आ जाए तो वो क्या करता है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग, जो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम है ना उसको क्या कर देता है? वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? ये होमियोस्टेसिस का तीसरा मैकेनिज्म है। इसमें ये होता है कि जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, मतलब जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो उतना मटेरियल यूज कर लेता है, अंदर यूज कर लेता है। अब
एनर्जी हासिल करने के बाद जो बॉडी के अंदर मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। कि द प्रोसेस बाय व्हिच मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। के कंडीशंस को इक्विलिब्रियम के ऊपर मेंटेन करने के लिए जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कितनी है आपके पास? एक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक मेन है कि व्हाट इज होमियोस्टेसिस या हाउ होमियोस्टेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो हर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स उस एक्सटर्नल चेंजेस को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और वो कहता है कि जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर क्या करते हैं कि इनकी जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करते हैं फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। अब होमियोस्टेसिस का क्या मतलब होता है? वाटर को मेंटेन करना और जो दूसरे केमिकल है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस मटेरियल आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास के रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है हमारे पास के हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को प्लांट से किस तरह रिमूव कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम, ये बच्चों आपने समझना पॉइंट कि ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कहाँ यूटिलाइज होगी? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बन रही है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है वो किधर यूटिलाइज होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब नाइट टाइम क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो फोटोसिंथेसिस रात को ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होती और फिर वो क्या हो जाती है? जमा होती रहती है, स्टोर हो रहती है। तो फिर उसको मतलब जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट बॉडी से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिनियन टिश्यू सेल से क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है कि लीव्स और जो यंग स्टेम्स होते हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम उसको किस तरह रिमूव करते हैं? उसको हम वो जो लीव्स और यंग स्टेम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो स्टोमेटा के जरिए एस्केप हो जाती है। ठीक है, वो निकल जाती है स्टोमेटा के जरिए। उसके बाद है हमारे पास अगर हम यंग रूट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज हो जाती है थ्रू रूट्स हेयर। और उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है एज अ बाई प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि मेन जो मकसद होता है वो हमारे पास ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट होता है, हमने ग्लूकोज को हासिल करना होता है। ग्लूकोज बन जाता है, उसके साथ साथ हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती है, ये क्या हो करती है कि जो कि मेल सेल्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, उसको हम क्या करते हैं कि वो हमारे पास ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। और जो लीफ सेल्स होते हैं वो इसको रिमूव करते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम बनती है वो फिर क्या होती है कि जितनी मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल होनी होती है हो जाती है और जो एक्स्ट्रा बचती है उसको हम स्टोमेटा के जरिए वो लीव क्या कर देते हैं? एस्केप आउट मतलब रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ये दूसरा टॉपिक है। इसमें हमारे पास है कि हम वाटर को जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको किस तरह रिमूव करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमें पता है कि वो वाटर कहाँ से हासिल करते हैं, एक तो वो सॉइल से हासिल करते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान दूसरा वाटर क्या करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी ये वाटर बनाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं इन देयर स्पेसिफिक सेल्स, लीफ में हो सकता है या फिर जीन में वो स्टोर करते हैं, वो सकुलेंट आर्गन्स होते हैं वहां पे मतलब वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर देयर टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होता है कि उनकी ना मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी ना वो मतलब विस्कोसिटी है मतलब उसको टर्जिड रखने के लिए आपके पास ये वाटर वो स्टोर करते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है, इसको हम प्लांट की बॉडी से रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। के वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए जो वाटर का है वो लेस की सरफेस से, टिप से, एज से क्या हो जाना, स्केप आउट हो जाना, ड्रॉप की फॉर्म में ऊपर उड़ते जाना। ये क्या कहलाता है, हमारे पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहलाता है। और नाइट में क्या होता है कि जब नाइट का वक्त होता है, जो ट्रांसपायरेशन होती है वो हमारे पास आकर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, दोबारा इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर किस तरह होती है। पहले हमें ये मैंने आपको बताया कि जो आपके पास प्लांट्स हैं वो सोइल से वाटर हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वो वाटर है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने कहा है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फिर किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टोम, मतलब जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है ना, सॉरी, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फिर रिमूव होता है बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और नाइट टाइम में क्या होता है हमारे पास कि कोई ट्रांसपायरेशन आकर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने ये रीजन बताई है कि मोस्टली जो प्लांट्स का स्टोमेटा होता है वो क्या हो चुका होता है, उस वक्त क्लोज हो चुका होता है। नेक्स्ट हम पोर्शन की जाने चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि उसी मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर में हम बात कर रहे थे कि अगर कहते हैं कि आपके पास सोइल के अंदर वाटर की जो अमाउंट है, जो उसकी कंसंट्रेशन कंटेंट है, जखीरा है, वो बहुत ज्यादा हो, तो फिर क्या होता है कि वाटर किधर इंटर हो जाता है, रूट्स में, और फिर जमा हो जाता है किसमें, जाइलम वेसल में। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर सोइल के अंदर वाटर ज्यादा कंटेंट्स में पाया जाता है तो फिर वो किधर इंटर होगा, जहरी बात है, रूट्स में। रूट्स में एंटर होने के बाद फिर वो किधर स्टोर हो जाएगा, जाइलम वेसल में। अब कहते हैं कुछ प्लांट्स जैसे हमारे पास ग्रासेस हैं, ग्रासेस, ग्रीन ग्रासेस, वो क्या करते हैं कि वो इस वाटर को फोर्स करते हैं, मतलब धकेलते हैं थ्रू स्पेशल पोर, वो वाले पोर जो कि आपके पास लीफ की टिप्स या एजिस पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लीफ की टिप्स या एजिस से क्या मुराद है कि आपके पास ना ये एक लीफ है, ठीक है। अच्छा, अब इस लीफ के ना क्या है आपके पास कि ये जो है ना इसको आप लीफ की टिप्स होती हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास ये है ना, ये क्या कहलाते हैं, लीफ के एजिस कहलाते हैं, ठीक है। और ये दरम्यान वाली इसकी मिड रिब होती है, और बाकी आपके पास इसकी ये ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आपके पास कि जो आपके पास कुछ प्लांट्स लाइक ग्रीन ग्रासेस वो इस वाटर को थ्रू स्पेशल पोर्स के जरिए क्या करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। और ये वाले स्पेशल पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके पास एक लीफ होती है, लीफ की टिप्स या फिर उसके एजेस में प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो क्या बना देते हैं, ड्रॉप्स बना देते हैं। आप रोटेशन क्या होता है, एक हार्ड क्वेश्चन है कि वो कहता है कि आपके पास वाटर के जो ड्रॉप्स है ना उनका लीव्स के एजिस या फिर उसकी टिप्स के ऊपर अपेयर हो जाना, जाहिर हो जाना, मतलब यहाँ पे इसके लीफ के टिप्स या एजिस पे क्या हो जाना कि वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या हो जाना, अपेयर हो जाना। ये प्रोसेस क्या कराता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गुटेशन। अपेयरेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, appearance of droplets, appearance of drops of water on the tips or on the edges of the leaves. This process is known as guttation. आगे है हमारे पास थर्ड के रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमने बात कर ली है एक्स्ट्रा कार्बन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिमूवल की, एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल की। अब है कि इन तीनों के अलावा जो हमारे पास प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है हम उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। कहते हैं कि प्लांट्स के पास मतलब क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक, बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी बॉडीज के अंदर इन एज अ हार्मलेस इनसोल्युबल मटेरियल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है ये टमाटर के अंदर पाया जाता है, टमाटो के अंदर ये डिपॉजिटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक टमाटो, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है ये हमारे पास लीव्स और स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, टमाटो है। उसके बाद है ट्रीज। अगर हम ट्रीज में बात करें तो वो वाले ट्रीज जो मतलब
मतलब हमें पता है कि जब मौसम खिजा आता है तो वो अपने पत्ते क्या कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं, येलो होकर वो गिर जाते हैं। कहते हैं कि ट्रीज में जो इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, मतलब जो सालाना हर साल आपने क्या करते हैं, जब मौसम खिजा जैसे आता है तो वो उसके जो लीव्स है वो येलो होकर गिर जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि जो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी बॉडी से फिर वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं। किस तरह रिमूव होती हैं, क्योंकि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स लीव के अंदर होती हैं। जैसे वो लीव्स येलो के नीचे गिरे, शेड ऑफ हुए, तो वो उन लीव्स के गिरने की वजह से आपके पास जो दूसरी उसकी मेटाबॉलिक वेस्ट थी वो भी क्या हो गई, मतलब रिमूव हो गई। उसके बाद जो दूसरे अदर वेस्ट मटेरियल है जिसमें हमारे पास दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स, लाइक हमारे पास ये जो रेजिन्स हैं, ये अदर। अब रेजिन क्या होता है, ये आपके पास होता है हमारे पास के। उसके बाद दूसरा है गम्स, तीसरी हमारे पास जो अदर वेस्ट मटेरियल है वो लैटेक्स है, चौथा है हमारे पास म्यूसिलेज। अब जो रेजिन है वो हमारे पास क्या होता है कि ये दूसरा पाया जाता है बाय कोनिफरस ट्रीज, इसको रिमूव करते हैं। गम्स हमारे पास कीकर, बाय कीकर इसको रिमूव करते हैं। मतलब हमने कहा है कि जो दूसरे अदर मटेरियल्स हैं कौन कौन से हैं, वो हमारे पास रेजिन। रेजिन को कौन रिमूव करता है, वो हमारे पास करता है जो होते हैं कोनिफरस ट्रीज। उसके बाद जो गम्स है इनको कौन रिलीज करता है, रिमूव करता है, वो हमारे पास कीकर। और जो लैटेक्स है ये रबर प्लांट्स इसको मतलब रिमूव करते हैं। जो म्यूसिलेज है ये हमारे पास कार्निफोरस मतलब फॉर ट्रीज, और जो हमारे पास लेडी फिंगर है उसमें पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एक एक पॉइंट आपको समझाया जाता है और बोर्ड पे लिखा जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल शेन एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।